नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 12 अप्रैल की और दिन है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए को बड़ी सफलता, मुख्य साजिशकर्ता और धमाका करने वाला आतंकी गिरफ्तार। हॉस्टल के कमरे में लटका पाया गया आईआईटी गुवाहाटी का छात्र, सुसाइड नोट में खुद को ठहराया मौत का जिम्मेदार। परमाणु हथियार खत्म करना चाहता है इंडिया अलायंस, पीएम बोले भारत को शक्तिहीन बना देगा ये गठबंधन। शराब नीति केस में एसबीआई ने के कविता की रिमांड मांगी, कल तिहाड़ से गिरफ्तारी हुई थी। रमजान के दौरान कराची में डकैती का विरोध करने पर 19 लोगों की हत्या, 55 घायल। जो हमें नुकसान पहुंचाएगा हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे। गाजा से बाहर भी युद्ध की तैयारी कर रहा है इजरायल। सिर्फ महिलाओं के लिए है एक क्रेडिट कार्ड और उससे मिलते हैं होश उड़ा देने वाले फायदे। क्या है ये फायदे और कौन सा है ये क्रेडिट कार्ड, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं ईद पर सबसे कम ओपनिंग करने वाली फिल्म बनी बड़े मियां छोटे मियां, फ्लॉप के साथ भी सलमान खान आगे। आईपीएल 2024 में आज लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का मैच। लखनऊ से सभी मैच हारी है दिल्ली, 17वें सीजन में एक ही जीत मिली। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। एनआईए टीम ने भगोड़े अब्दुल मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन शाजिब को कोलकाता के पास उसके ठिकाने का पता लगाकर पकड़ लिया है। बता दें कि मुसाविर हुसैन शाजिब वो आरोपी है जिसने कैफे में आईईडी रखा था और अब्दुल मतीन ताहा विस्फोट की योजना बनाने वाला शख्स है। उसी ने इस ब्लास्ट को अंजाम देने और उसके बाद भागने के पीछे की योजना बनाई थी। आज सुबह ही एनआईए की टीम ने कोलकाता के पास फरार आरोपियों का पता लगाया। टीम को जानकारी मिली थी कि दोनों आरोपी पहचान छुपाकर रह रहे हैं। एनआईए की इस कार्रवाई को केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल की राज्य पुलिस एजेंसियों के बीच समन्वय के साथ किया गया है। एनआईए ने पहले बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में विस्फोट के संबंध में हमलावर के बारे में जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। एजेंसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सूचना देने वालों की पहचान की गोपनीयता बनाई रखी जाएगी। एजेंसी ने हमलावर की एक तस्वीर भी जारी की थी जो बेंगलुरु के ब्रुकफील्ड क्षेत्र में एक लोकप्रिय कैफे द रामेश्वरम कैफे में एक बैग रखते हुए सीसीटीवी कैमरे से फुटेज ली गई थी। एनआईए की ओर से जारी तस्वीर में हमलावर टोपी, काली पैंट और काले जूते पहने नजर आ रहा था। वहीं आईआईटी गुवाहाटी के दूसरे सेमेस्टर का एक छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया। पुलिस ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। कामरूप के पुलिस अधीक्षक रंजन भुइया ने कहा कि शव बुधवार को दिहिंग छात्रावास में उनके कमरे के अंदर लटका हुआ पाया गया। वहां से एक सुसाइड नोट भी मिला। पुलिस अधीक्षक ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि उन्होंने नोट में लिखा है कि उनकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। प्रथम दृष्टया से ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई गड़बड़ी शामिल है। हालांकि हम अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी जांच जारी रख रहे हैं। एसपी ने कहा कि पोस्टमार्टम और उचित कानूनी औपचारिकताओं के बाद शव को उसके माता पिता के साथ गृहनगर बिहार के समस्तीपुर भेज दिया गया है। मृतक छात्र की पहचान कंप्यूटर साइंस विभाग में पढ़ने वाले सौरभ के रूप में हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही पीएम मोदी ने विरोधी दलों पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। पीएम ने कहा कि जिस राजस्थान के लोगों ने देश को अपने लहू से सींचा, उस राजस्थान को कांग्रेस ने पानी के लिए प्यासा रखा। जितने दिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही, उसने जल जीवन मिशन में भी जमकर भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस ने राजस्थान तक पानी लाने के लिए ईआरसीपी परियोजना भी पूरी नहीं होने दी थी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सोच ही विकास विरोधी है। ये लोग देश के सीमावर्ती गांवों को देश का आखिरी गांव कहते हैं। ये लोग सीमावर्ती जिलों को, गांवों को जानबूझकर विकास से वंचित रखते हैं। हम सीमावर्ती इलाकों को, सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव नहीं, देश का प्रथम गांव मानते हैं। हमारे लिए देश की सीमाएं यहीं पूरी नहीं होती, हमारे लिए यहाँ से देश शुरू होता है। आज अगर देश में 4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास मिले हैं तो मेरे बाड़मेर में भी 2.25 लाख गरीबों को पक्के आवास का लाभ मिला है। भाजपा सरकार देश की आखिरी सीमा तक सड़कें और हाईवे बना रही है। हमने बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज भी खोला है। आज सीमावर्ती बाड़मेर में 72,000 करोड़ रुपए लागत की रिफाइनरी शुरू होने जा रही है। आने वाले समय में इस इलाके में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और युवाओं के लिए नए रास्ते बनेंगे, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। वहीं दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है, जहां सीबीआई ने कविता से पूछताछ करने के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी है। सीबीआई का कहना है कि शराब नीति से जुड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए कविता का सबूतों से सामना कराने की जरूरत है। उन्होंने आपको रिश्वत के भुगतान के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उधर के कविता के वकील ने सीबीआई के इस एक्शन को अवैध बताया। उन्होंने जांच एजेंसी पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। कविता मनी लॉन्ड्रिंग केस में 26 मार्च से न्यायिक हिरासत में थी। एजेंसी ने गुरुवार को कविता को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। रिमांड मिलने पर कविता को सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, जहां उनसे पूछताछ होगी। इससे पहले सीबीआई ने 6 अप्रैल को तिहाड़ में कविता से पूछताछ की थी। सीबीआई ने कविता को आईपीसी की धारा 120 बी यानी कि आपराधिक साजिश, धारा 477 ए यानी कि खातों में हेराफेरी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 यानी कि सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देने से संबंधित अपराध के तहत गिरफ्तार किया है। बात करें विदेशी खबरों की तो रमजान 2024 के दौरान कराची में अपराध में वृद्धि देखी गई, जिसमें डकैतियों के विरोध के परिणाम स्वरूप 14 मौतें हुई और 55 लोग घायल हुए। ARY न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने खुलासा किया कि डकैती की कोशिश के दौरान कराची में 19 नागरिकों की मौत हो गई। वारदात में शामिल लुटेरे हथियार से लैस थे। इस साल शहर में डकैती से संबंधित मौतों में उल्लेखनीय बढ़त देखी गई है, जो कुल मिलाकर 56 हो गई है, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसकी तुलना में पिछले साल इसी अवधि में डकैतियों के खिलाफ प्रतिरोध के कारण 25 मौतें हुई थीं और 110 घायल हुए थे। 2023 में आंकड़े चिंताजनक रूप से अधिक। ये समान परिस्थितियों के कारण 108 मौतें और 469 घायल हुए थे। कराची पुलिस ने इस साल लुटेरों के साथ 425 मुठभेड़ की, जिसमें 55 डकैत मारे गए और 439 घायल हो गए। नागरिक पुलिस संपर्क समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 के पहले 3 महीनों में 22,627 अपराध दर्ज किए गए, जिनमें 59 मौतें और डकैती प्रतिरोध से उत्पन्न 700 से अधिक का घायल होना शामिल है। इसके अलावा इस अवधि में 337 कारें, 15,968 मोटरसाइकिलें और 6,102 मोबाइल फोन चोरी या छीने जाने की सूचना मिली है। वहीं इजराइल गाजा में युद्ध लड़ रहा है, साथ ही अन्य क्षेत्रों में ऐसी ही स्थितियों के लिए तैयारी कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बात ईरान के इजराइल पर हमले की चर्चाओं के बीच कही है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्थित ईरानी दूतावास पर हमले का बदला लेने के लिए ईरान के सर्वोच्च नेता अली खेमुनेई और अन्य नेताओं ने इजराइल को दंडित करने की बात कही है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इजराइल पर ईरान का हमला होने की स्थिति में वो इजराइल की सुरक्षा के लिए सब कुछ करेंगे। नेतन्याहू ने कहा, जो हमें नुकसान पहुंचाएगा हम उससे नुकसान पहुंचाएंगे। हम इजराइल के लिए सभी तरह की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री ने ये बाल तेल नोफ वायुसेना अड्डे का दौरा करने की बात कही है। 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमले में सेना के वरिष्ठ जनरल समेत ईरान के 7 अधिकारी मारे गए थे। इस हमले का शक इजराइल पर है। इसके बाद ईरान ने इजराइल को दंडित करने का ऐलान किया है। वहीं पुरुषों और महिलाओं के बीच का आर्थिक अंतर अब तेजी से कम हो रहा है। पिछले कुछ समय में वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर होने वाली महिलाओं की तादाद का बड़ा उछाल आया है। हालांकि आमदनी के साथ खर्च भी बढ़ता है और ये चीज महिलाओं के साथ भी है। कई बार सैलरी आने से पहले पैसे खत्म हो जाते हैं और फिर जरूरी बिल या शॉपिंग जैसे काम अटक जाते हैं। इस मुश्किल का सबसे आसान हल है क्रेडिट कार्ड। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड लेने के लिए अप्लाई करने की सोच रही हैं, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डीवा क्रेडिट कार्ड आपके लिए सबसे मुफीद ऑप्शन हो सकता है। डीवा क्रेडिट कार्ड सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। आपको बताते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। देखिए, डीवा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए शर्त यह है कि 18 से 65 साल की कोई भी महिला इसके लिए अप्लाई कर सकती है। हालांकि आप कारोबारी महिला हैं तो आपको 5 साल की अतिरिक्त छूट मिलती है, यानी अब 70 साल की भी हैं तो आपको डीवा क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। कमाई कितनी होनी चाहिए वो भी जानिए। देखिए, अगर आप डीवा क्रेडिट कार्ड चाहती हैं तो आपको सालाना कम से कम 2.5 लाख रुपए कमाने चाहिए। वेतनभोगी महिलाओं को सैलरी स्लिप के साथ अपना फॉर्म 16 ITR जमा करना होगा। वहीं कारोबारी महिला यानी बिजनेस वुमेन को 2 साल का ITR जमा करना होगा। सुविधाएं कौन सी मिलती हैं वो भी बताती हूँ। देखिए, ये रुपे नेटवर्क पर जारी कार्ड है। ऐसे में रुपे जो भी मर्चेंट या फिर कैशबैक देगा आपको उसका लाभ मिलेगा। इसमें रेस्टोरेंट, यूटिलिटी बिल जैसी चीजें शामिल हैं। इसमें लैक्मे सैलून, नायका, मिंत्रा और फ्लिपकार्ट पर डिस्काउंट वाउचर भी मिलता है। साथ ही इसमें हेल्थ चेकअप का पैकेज भी मिलता है। आपको हर 100 रुपए खर्च करने पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। हालांकि रिडेम्पशन के लिए न्यूनतम 750 रिवॉर्ड पॉइंट होना जरूरी है। फ्यूल परचेज पर 1% का सरचार्ज भी कुछ शर्तों के रीइंबर्स कर दिया जाता है। अगर फीस की बात करें तो डीवा क्रेडिट कार्ड की सालाना फीस 499 रुपए है। हालांकि अगर आप साल में 30,000 रुपए या उससे अधिक खर्च करते हैं तो ये फीस आपकी माफ हो जाती है। बात करें मनोरंजन जगत की तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का बज़ पिछले कई महीनों से बना हुआ है।
फिल्म की रिलीज को लेकर मेकर्स के साथ साथ स्टार कास्ट जोर शोर से प्रमोशन कर रही थी। हालांकि रिलीज के बाद बड़े मियां छोटे मियां की हालत ठीक नहीं लग रही है। भारी भरकम बजट और सितारों से सजी इस फिल्म को मिक्स्ड रिव्यू मिले हैं। इसके साथ ही बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट भी निराशाजनक है। बड़े मियां छोटे मियां ईद जैसे बड़े फेस्टिवल पर रिलीज हुई है, फिर भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, जबकि ईद पर रिलीज होने वाली फिल्में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती हैं। बड़े मियां छोटे मियां की तुलना ईद पर रिलीज हुई पिछली फिल्मों से करें तो ये पीछे रह गई है। बॉक्स ऑफिस के सुल्तान एक बार फिर सलमान खान बन गए हैं, वो भी अपनी फ्लॉप फिल्मों के साथ। सैक्नल की एक रिपोर्ट की माने तो बड़े मियां छोटे मियां ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ 50 लाख रुपए के साथ ओपनिंग की, जो ईद पर बिजनेस करने वाली फिल्म के लिहाज से बहुत कम है। बड़े मियां छोटे मियां से पहले ईद पर रिलीज हुई फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन रिपोर्ट की ओर नजर डालें तो 2016 में रिलीज हुई सुल्तान ने 36 करोड़ 54 लाख रुपए कमाए। वहीं 2019 में आई भारत ने 42 करोड़ 30 लाख रुपए के साथ खाता खोला था। यहाँ तक कि शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस ने भी 33 करोड़ 12 लाख के साथ ईद पर शुरुआत की थी। बात करें खेल जगत की तो इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 26वें मैच में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से हो रहा है। मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जा रहा है। टॉस शाम 7:30 बजे हुआ। लखनऊ का ये 7वें सीजन में 5वां मैच होगा। एलएसजी के पास 4 मैच में 3 जीत और 1 हार से 6 पॉइंट्स हैं। टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है। दूसरी ओर दिल्ली का ये 6ठा मैच होगा। दिल्ली कैपिटल्स के पास 5 मैच में महज 1 जीत और 4 हार से 2 पॉइंट्स हैं। टीम अंक तालिका में सबसे नीचे 10वें नंबर पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल में अब तक 3 मैच खेले गए। सभी मुकाबलों में लखनऊ को जीत मिली। लखनऊ में दोनों टीमों के बीच केवल 1 मैच खेला गया, जिसमें घरेलू टीम को 50 रन से जीत मिली। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।